So students, a very good morning to all of you. So today we will start our new class on principles of inheritance and variation. In the earlier classes, all of you have read about the various terms which are related to genetics. So if we talk about what are the physical basis of heredity and what are the chemical basis of heredity, so we came to know that in both of the topic, whether it is a physical basis or a chemical basis, we learned about various theories. बहुत सारी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ते हैं और ये सारी थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। ठीक, ये सारी जितनी भी थ्योरीज हैं अलग अलग साइंटिस्टों ने दी है और हर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी का एक कोई ना कोई रिलेशन बनाया है। ठीक, तो मैंने पिछली बार आपको ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स के बारे में भी बता दिया था। ठीक, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स में मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या आइडियाज थे मेंडल साहब से पहले के, क्या आइडियाज थे, प्री मेंडेलियन आइडियाज क्या थे इनहेरिटेंस के बारे में, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अगेंस्ट में एविडेंसेस क्या थे। ठीक, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। प्री मेंडेलियन आइडियाज about inheritance, pre-Mendelian ideas about inheritance। तो बहुत सारे पॉइंट्स को फॉरवर्ड किया गया, बहुत सारे पॉइंट्स को आगे लाया गया। ठीक, एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। ठीक, उन्हीं को हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? वेरियस आइडियाज दैट वर पुट फॉरवर्ड उनको बोलते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या कहते हैं? थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे कि जैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स के, जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के वो ब्लेंडेड होते हैं। ब्लेंडेड का मतलब है मिक्स करना। जैसे ब्लेंडिंग का मतलब होता है जैसे जब हम वाइन या विस्की बनाते हैं तो उसमें हम ब्लेंडिंग करते हैं फ्लेवर और फ्रेग्रेंस की, तो उस ब्लेंडिंग ऑपरेशन को बोलते हैं मिक्सिंग, मिक्स करना किसी चीज में। ठीक, तो मिक्सिंग होती थी। कब मिक्सिंग होती थी? जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसमिशन होता था। जब सपोज दैट ये पेरेंट्स जनरेशन है, ये चाइल्ड और या फिर ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी जनरेशन है, तो जब यहां से पेरेंट्स से कैरेक्टर्स तक ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका होगा? कैरेक्टर और ट्रेट्स का। ट्रेट्स इनहेरिटेड कैरेक्टर है, तो उस दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी। ठीक, अब ये हो सकता है कि सडन आपको देखने को मिल जाए, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में मिल जाए, और यह हो सकता है तीसरी चौथी जनरेशन में मिल जाए, तो ये डिपेंड करता है। ठीक, सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आई थी वो थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। कौन सी थी? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी, पहली थ्योरी आप समझ लीजिए जो थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक, मॉइस्ट वेपर थ्योरी में क्या था समझिएगा बात। मॉइस्ट वेपर थ्योरी में पाइथागोरस, जो आप पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में, तो पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? कि इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स मतलब कॉपुलेशन, जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो इंटरकोर्स के दौरान मॉइस्ट वेपर्स मतलब नमी युक्त, ठीक है, मॉइस्ट वेपर्स जो हैं मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी टू अ सिमिलर बॉडी ऑफ फीमेल्स वॉर्म। ठीक, तो इसके जो
डिस्कवर थे वो कौन थे? पाइथागोरस। ठीक, इन्होंने बताया कि मॉइस्ट वेपर्स ट्रांसफर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी टू द फीमेल्स वॉर्म। ये थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। क्या थी? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक, तो ये तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी के बारे में बात होगी। अब जो दूसरी थ्योरी आई थी वो अरिस्टोटल ने दी थी। अरिस्टोटल भी एक बहुत बड़े विचारक थे, दार्शनिक थे, साइंटिस्ट थे अपने समय के। ठीक, अरिस्टोटल ने क्या कहा देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी उसको हम बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी। अरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी उसको बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी। क्या कहते हैं? फ्लूइड थ्योरी। सेकंड है फ्लूइड थ्योरी। ठीक, अरिस्टोटल। ठीक, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा? फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड आप जानते हैं, फ्लूइड एक ऐसा टर्म है जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक, उन्होंने एक चीज कही कि मेल का जो सीमेन है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है। जो मेल के शुक्राणु हैं, सीमेन है, ठीक है, स्पर्म्स है, सीमेन है। ठीक, सीमेन में स्पर्म काउंट होते हैं। तो जो सीमेन है, ठीक, जो रिप्रोडक्टिव एक फ्लूइड है, ठीक, वो हाईएस्ट प्यूरिफाइड ब्लड का एक कन्वर्टेड रूप है। ठीक, और जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कब होता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तब जो एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक, थ्रू ओपनिंग्स ऑफ वेजाइना, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है, जो कि एक फीमेल सीमेन की कैटेगरी में आता है, फीमेल सीमेन हम बोलते हैं। ठीक, वो उतना प्यूरिफाई नहीं है जितना प्यूरिफाई मेल का सीमेन है। मेल का सीमेन ज्यादा प्यूरिफाई माना जाता है रेदर देन फीमेल सीमेन। ठीक, और दोनों ही जो फ्लूइड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मिलन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक, फीमेल सीमेन जो है वो क्या करेगी? वो एक इनर्ट फ्लूइड का एक क्या करेगी? कंट्रीब्यूशन करेगी। किसके लिए कंट्रीब्यूशन करेगी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए फीमेल सीमेन एक इनर्ट फ्लूइड का क्या करती है? कॉम्बिनेशन करती है। ठीक, फीमेल सीमेन क्या करती है? कॉम्बिनेशन करती है। ठीक, तो इससे मेल सीमेन का काम क्या है? जब कॉपुलेशन होता है तो किसके लिए होता है? फॉर द जनरेशन ऑफ चाइल्ड, फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो फीमेल सीमेन का काम है इनर्ट फॉर्म प्रोवाइड करना। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक, इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करना। और मेल सीमेन का काम है कि उस एम्ब्रियो को एक वाइटैलिटी देना। ठीक, एक वाइटैलिटी देना और एक फॉर्म देना, एक रूप मिले, एक आकार मिले। ये काम किसका है? मेल सीमेन का काम है। तो फ्लूइड थ्योरी हमारी यही कहती है कि जो मेल का सीमेन है, मेल का सीमेन जो है वो पहली बात तो हाईएस्ट प्यूरिफाइड ब्लड है। मेल का जो सीमेन है वो कैसा है? हाईएस्ट प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक, और ज्यादा अच्छा होता है किससे? फीमेल का सीमेन। फीमेल के सीमेन से ज्यादा अच्छा होता है, जो कि हमको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में दिखता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज के रूप में दिखता है। ठीक, तो मेल का सीमेन ज्यादा अच्छा है रेदर देन फीमेल सीमेन। ठीक, अब ड्यूरिंग क्वाइटस या ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग क्वाइटस या ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक, मेल सीमेन और फीमेल सीमेन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन बनता है।
ये एक फॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर्म टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एक फॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक। एंड वाइटैलिटी, जो वाइटैलिटी मतलब एक नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक। फीमेल सीमेन क्या करता है, एक इनर्ट फॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इनर्ट फॉर्म टू द एम्ब्रियो, प्रोवाइड्स इनर्ट फॉर्म टू द एम्ब्रियो। तो ये थी हमारी क्या फ्लूइड थ्योरी थी, जो कि 384 से 322 बीसी के आसपास दी गई। कब दी गई? 384 से 322 बीसी, ठीक। ये इसका समय था। और जो हमारी पहली वाली थ्योरी थी वो 580 से 500 बीसी के आसपास दी गई, ठीक। तो ये है मॉइस्ट वेपर थ्योरी और ये है आपकी फ्लूइड थ्योरी। अब हम एक नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जिसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या नाम है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एक थर्ड थ्योरी की बात हो रही है जिसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक। प्री फॉर्मेशन, प्री का मतलब पहले से ही मौजूद है, फॉर्मेशन का मतलब फॉर्म में मौजूद है, ठीक। तो ये थ्योरी बिलीव करती थी कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्री फॉर्मेशन है, जो भी ऑर्गेनिज्म का एक प्रीकर्सर है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। यानी प्री फॉर्म्ड है किसके रूप में? स्पर्म के रूप में या फिर एग के रूप में, मिनिएचर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, एक स्पर्म के रूप में मौजूद है, ठीक। और एक दूसरा किसके रूप में मौजूद है? एग के रूप में मौजूद है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? होमनक्यूलस। क्या बोलेंगे? होमनक्यूलस। क्या बोलेंगे? होमनक्यूलस। अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन भी रिक्वायर्ड होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो प्री फॉर्मेशन है उसका ग्रोथ कैसे होगा? भाई मेल स्पर्म में भी मौजूद है और फीमेल स्पर्म में भी मौजूद है, और इनको हम बोलते हैं होमनक्यूलस। क्या कहते हैं? होमनक्यूलस, ठीक। अब बात आती है हमारी कि अब इसको हम ग्रो कैसे कराएं, कैसे हम इसको ग्रोथ दें। तो इसको ग्रोथ देने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एंट्री करनी पड़ती है। तो मेल सीमेन और फीमेल सीमेन दोनों क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और जब दोनों ऐड होंगे तो वो एक एम्ब्रियो का जन्म देंगे, ठीक। तो स्पर्म्स जो पहली बार ऑब्जर्व किए गए थे वो ल्यूवेनहुक के द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे 1672 में, ठीक। पहली बार जो स्पर्म थे वो 1672 में ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? उसको ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, ठीक। और प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो थी वो देने वाले थे माल्फिजी, जिन्होंने इसको एडवोकेट किया था 1673 में। और उसके पहले की अगर बात करी जाए तो स्वैमरडैम नाम के साइंटिस्ट ने 1679 में प्री फॉर्मेशन थ्योरी को इजाद किया था, ठीक। तो इस हिसाब से हम ये मानते हैं कि थ्योरी ऑफ जो एपिजेनेसिस है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस क्या है कि ऑर्गन्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होते हैं, ठीक। ये सारी बातें जो हैं हमारी इसमें देखने को मिलेगी। तो देखिए प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थर्ड है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या बिलीव करती है? इट बिलीव्स दैट all organisms, it believes that all organisms are already present in the miniature मतलब बहुत ही टाइनी form of sperm, male sperm and female egg sperm called होमोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। क्या कहते हैं भाई इसको? होमो न्यूक्लियस। ये होमो न्यूक्लियस क्या है? ये एक माइनिएचर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? माइनिएचर फॉर्म है। होमो न्यूक्लियस कैसा है? माइनिएचर फॉर्म है। तो होमो न्यूक्लियस हमारा कैसा है? माइनिएचर फॉर्म है। ठीक, अब बात आती है कि ये दोनों ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। आपका जो मेल स्पर्म है उसके रूप में और फीमेल एग स्पर्म के रूप में। अब ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा, इसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो उसके लिए एक प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन। क्या प्रोसेस आती है? फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रोल इतना है कि ये मेल स्पर्म और फीमेल एग स्पर्म जो माइनिएचर फॉर्म है उसको ग्रोथ देता है। उसको क्या करता है? ग्रोथ देता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है तो उसको टू प्रोवाइड ग्रोथ, तो ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये थी हमारी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक, तो इसमें अब आपको ये समझना है कि पहली बार जो स्पर्म्स नोटिस किए गए या ऑब्जर्व किए गए, ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि द पर्सन हु ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम द स्पर्म्स, ठीक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका उसका आंसर क्या है? आंसर लिखना है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार 1672 में क्या किया? स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया। अब बात आती है इस थ्योरी को किसने सजेस्ट किया था उस समय? तो मैंने आपको बताया कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी? स्वेमरडैम ने। किसने दी थी? स्वेमरडैम ने। कब दी थी भाई? पहले ऑब्जर्व हुआ 1672 में स्पर्म का, और 1679 में स्वेमरडैम ने इस थ्योरी का पुट फॉरवर्ड कर दिया 1679। और इसको एडवोकेटेड किसने किया था? एडवोकेटेड यानी इसके पक्ष में सारी बातें किसने करी? माल्फिजी ने। एडवोकेटेड बाय माल्फिजी। ठीक, तो ये आवाज आ जाती है हमारी किसकी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी की। 1679 में हमारे स्वेमरडैम साहब ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो भी आपकी पी लेटर से आती है, और उस पी लेटर का नाम है, पी लेटर से जो टर्म आ रहा है वो है पार्टिकुलेट थ्योरी। क्या नाम है? पार्टिकुलेट थ्योरी। ठीक, तो नाउ वी विल रीड अबाउट और लर्न अबाउट पार्टिकुलेट थ्योरी। ये चौथी थ्योरी है हमारी, पार्टिकुलेट थ्योरी। ठीक, पार्टिकुलेट थ्योरी। अब देखिए पार्टिकुलेट थ्योरी में क्या होता है इसको समझते हैं। पार्टिकुलेट थ्योरी जो थी वो मॉपेरेटस, टर्म याद रखिएगा, मॉपेरेटस, स्पेलिंग देख लीजिए, मॉपेरेटस। मॉपेरेटस नाम के एक साइंटिस्ट ने यह कंसीडर किया कि हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, हेरिडिटी जो है वो एक माइन्यूट पार्टिकल से कंट्रोल की जा रही है। बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उसके द्वारा क्या हो रही है? कंट्रोल की जा रही है। और वो माइन्यूट पार्टिकल्स बॉडी के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सब से आ रहे हैं। तो मॉपेरेटस ने क्या कंसीडर किया? समझने वाली बात है। Maupertus considered that heredity is controlled by the minute particles, यानी particulate matter, minute particles, by the minute particles which comes from all the reproductive parts of the body. ठीक, which comes from all the reproductive parts of the body. ठीक, तो ये थी क्या? पार्टिकुलेट थ्योरी थी। ठीक,
अब इसमें इनका ये कहना है कि जैसे ही कोई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल है इसका फॉर्मेशन अगर हो रहा है, इंडिविजुअल फॉर्मेशन, ठीक, तो इस इंडिविजुअल फॉर्मेशन में दोनों ही के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मेल के माइन्यूट पार्टिकल्स हो जो कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आते हैं, और या फिर फीमेल के माइन्यूट पार्टिकल्स हो। ठीक, तो ये हमारी थी पार्टिकुलेट थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि फिफ्थ थ्योरी है, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। ये भी पी से है मगर स्टार्टिंग टी से है। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। अब जो थ्योरी आ रही है, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का आप मानते हैं कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है बर्थ से। किससे रिलेशन होता है? बर्थ से। ठीक, तो यहां पे मतलब ये है कि डार्विन साहब ने एक बात बोली। डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है, इन्होंने अपनी एक इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, तो डार्विन साहब ने 1868 में, ठीक, 1868 में ये एक बात रखी कि जो बॉडी का कोई भी एक सेल है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल वो क्या करता है, एक टिनी पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है। उस टिनी पार्टिकल को हम बोलते हैं जेम्यूल और या फिर पेंजीन। वहीं से वर्ड आया पेनजेनेसिस। ठीक, तो 1868 में, in 1868 डार्विन suggested that every cell of the body, every cell of the body produces a tiny particle, produces a tiny particle called as gemule, called as gemule, और दूसरा नाम है उसका पेंजीन। तो जेम्यूल और पेंजीन क्या है? एक टिनी पार्टिकल है। ठीक, और हर सेल, बॉडी का हर सेल इनको क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ, इसका नाम पड़ा जेम्यूल और पेंजीन की वजह से थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। ठीक, पेनजेनेसिस मतलब बर्थ ऑफ पेंजीन फ्रॉम एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हर सेल क्या कर रहा है? पेंजीन प्रोड्यूस कर रहा है, जेम्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। क्या नाम पड़ गया? थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। ठीक, अब ये जो जेम्यूल और पेंजीन है, इसमें दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन एंड वेरिएशन। देखो, जो पेरेंटल जनरेशन होंगे तो जब वो ऑफ स्प्रिंग में आएंगे तो वो सेम होंगे, वही कैरेक्टर्स होंगे। वेरिएशन क्या है? जो पेरेंट जनरेशन में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स नहीं थे वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये बात आ जाती है इसमें थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस में। ठीक, और जितने भी जेम्यूल से या पेंजीन हैं, ये हमारे जो जेम्यूल्स या पेंजीन हैं जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में या नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका एक अपना रोल है। ये सारे इकट्ठे कहां पाए जाते हैं? ये सारे इकट्ठे होकर पाए जाते हैं ऑल आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड इन द गैमीट्स, ऑल आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड इन द gametes, all are collectively
द गैमीट्स, गैमीट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गैमीट्स में पाए जाते हैं, ठीक। और गैमीट्स से जब पाए जाते हैं तो उसके बाद ये क्या है, ये जायगोट बना देते हैं, पास्ड ऑन टू द जायगोट, ठीक। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के बाद ऑफस्प्रिंग का होता है, वो आप पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ ही चुके हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे लास्ट थ्योरी की। लास्ट थ्योरी जो है, ठीक, लास्ट थ्योरी हमारी कहलाती है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या कहलाती है? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। Theory of continuity of germplasm. Theory of continuity of germplasm. germplasm की कंटिन्यूटी के बारे में बात होती है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ germplasm। तो इसके पुट फॉरवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे वीजमैन। क्या नाम था उनका? वीजमैन, ठीक। तो आप लिख सकते हैं 1892 में वीजमैन प्रपोज्ड दिस थ्योरी। वीजमैन ने इसको प्रपोज किया। जितनी भी मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई हैं, 6 थ्योरी पढ़ाई हैं, सबके जो साइंटिस्ट हैं जिसने उसको प्रपोज किया, पुट फॉरवर्ड किया, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, और जिन्होंने उसको एडवोकेट किया उसके भी आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक। तो इस थ्योरी के अलावा क्या था? जर्म प्लाज्म की बात आ रही है, इस थ्योरी में बात आ रही है किसकी? जर्म प्लाज्म की, ठीक। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो जर्म प्लाज्म जो है, जर्म प्लाज्म है क्या? जर्म सेल से जुड़ा हुआ है। तो जर्म सेल्स के प्रोटोप्लाज्मिक मैटर को, protoplasm of germ cells is known as germplasm. It's called as, it's called or termed as germplasm, called or termed as germplasm। इसको हम क्या बोलते हैं? germplasm कहते हैं, ठीक। प्रोटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल्स। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो जर्म प्लाज्म है आपका, ये आपका इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब अमर है, ठीक। जर्म प्लाज्म आपका कैसा है? इमॉर्टल है, इसमें मॉर्टेलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता चला जा रहा है। इट्स पास्ड फ्रॉम one generation to another generation, one generation to another generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। और ये क्या है? इमॉर्टल है, ठीक। अब जो सोमैटोप्लाज्म होता है, सोमैटोप्लाज्म क्या है? सोमैटोप्लाज्म है आपका जो प्रोटोप्लाज्म किसका? सोमैटिक सेल्स का, उसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म। वो मॉर्टल है, मगर जर्म प्लाज्म कैसा है? इमॉर्टल है, ठीक। तो देखो अब सोमैटोप्लाज्म की बात करते हैं। सोमैटोप्लाज्म, तो सोमैटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक। तो इसकी कहानी ये कहती है कि ये हमेशा क्या होता है? खत्म हो जाता है, पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेस व्हेन द इंडिविजुअल डाइज, व्हेन द इंडिविजुअल डाइज। इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही सोमैटोप्लाज्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है? ये इमॉर्टल के बजाय मॉर्टल, ठीक। तो ये बात आ गई किसकी? आपकी जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म की।
जर्मप्लाज्म क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता चला जाता है, और सोमेटोप्लाज्म क्या है, इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये आज हमने 6 थ्योरीज पढ़ी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे कैसे चीजें हेरिडिटी की डेवलप हो रही हैं, कैसे जर्म सेल्स का कॉन्सेप्ट उठाया गया, कैसे जैम्यूल्स का कॉन्सेप्ट उठाया गया, सबके बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्या एविडेंसेस हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अगेंस्ट में। ठीक, थैंक यू क्लास।